नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज है जन्मदिन भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत ही विजनरी लीडर थे और साथ ही साथ कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं ओवर द इयर्स। बहुत सारी दिक्कतों की वजह से आज हम जवाहरलाल नेहरू जी को उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से हम 50 साल पहले जाना करते थे। रीज़न क्या है इसका? साफ साफ रीज़न ये है, पॉलिटिक्स के चक्कर में कभी कभी ऐसी बातों को भी बोला जाता था जो कि कहीं से भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि ऑफ कोर्स हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए है वो क्या होंगे और किस प्रकार से ये कार्य करती हैं, मतलब किस प्रकार से हम इस पे कार्य कर सकते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन आए कि मतलब पर्सनालिटी वाइज, विजन वाइज जवाहरलाल नेहरू जी का सपना क्या था भारत को लेके। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की अभी हमने अध्ययन सीरीज़ हाल ही में हमने शुरू किया है। अध्ययन सीरीज़ 1 शॉर्ट वीडियोस होते हैं जो कि 11 नवंबर से शुरू किए। 2 क्लासेस दीपक सर की चल चुकी हैं। इनकी लेटेस्ट क्लास 13 तारीख की आई है और ये लाइव क्लास थी। भले ही लाइव क्लास थी, आप इसे रिवॉच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आपको यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी, साथ ही साथ ये अध्ययन सीरीज़ आपको ऐप लाइव पर भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, इस पे सर ने 1 शॉर्ट वीडियो में सब कुछ खत्म किया है। और मेरी क्लास रहेगी कल 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे और ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के से संबंधित होगी। इसको ज़रूर देखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे, जिसको हम चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाते हैं, ऑफ कोर्स ये माना जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को उनकी 135वीं बर्थडे पे, एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि दी है। अगर बात करें इनकी जन्म तिथि को बाल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इनका जन्म इसी डेट को 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था, जहाँ पे इस समय बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है यूपीपीएससी की परीक्षाओं को लेके। और अब फाइनली ये बात आ गई है कि एक ही पाली में परीक्षा होगी। अभी तक था 2 पालियों में बटी थी परीक्षा, पर बच्चों ने इतना अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट दिखाया। ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी और ब्यूटी ऑफ करेज है। जिस तरह से इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, इससे हम समझ सकते हैं कि कितनी भी बड़ी सरकार हो और किसी की भी सरकार हो, जब गलत है कोई चीज़ और उसे हम गलत बोलते हैं तो जो गलत होता है उसको झुकना पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में पंडित नेहरू को की बहुत ही अहम भूमिका थी। उससे ज़्यादा अहम भूमिका थी जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इस देश को एकत्रित करने में। ऑफ कोर्स इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, पर जिस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ ने समन्वय किया, ये काबिल तारीफ़ है। उन्होंने आदर्शवादी, समाजवादी, सामाजिक आर्थिक उपायों की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक जैसी कृतियाँ भी लिखी हैं। याद रखिएगा, पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन्हीं की बेटी हैं। उन्होंने शासन की संसदीय प्रणाली की स्थापना की और अपने तटस्थ या गुट निरपेक्ष विदेश नीति विचारों के लिए प्रसिद्ध अपने आप को किया। जिस प्रकार से इंडिया आज एक्सटर्नल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर पहुंच गया, जवाहरलाल नेहरू जी के भी टाइम में यही था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया और 1930 से 1940 के विश्व के दशक में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य भी किया। इसके अलावा ऑफ कोर्स ये है पूरी नेहरू फैमिली। माना जाता है पंडित नेहरू, इनके बारे में बहुत सारी बातें की जाती है। श्री गंगाधर नेहरू दिल्ली के आखिरी कोतवाल रहे हैं। बोलते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, कि इनका नाम घियासुद्दीन गाजी था गंगाधर नेहरू का, पर नहीं, गंगाधर नेहरू लक्ष्मी नारायण पंडित के पुत्र थे। लक्ष्मी नारायण पंडित नेहरू के पुत्र थे। ठीक है, तो नेहरू जी की फैमिली लाइन कुछ इस तरह थी। गंगाधर नेहरू खुद ये दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे, इसको याद रखिएगा। ये दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। फिर उसके बाद बहुत लोग कहते हैं इनका नाम घियासुद्दीन गाजी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है और लॉजिकली भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। फिर इनके पुत्र गंगाधर नेहरू के पुत्र थे मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी बहुत ही शानदार बैरिस्टर थे, बहुत ही शानदार लॉयर थे। और फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी के बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी, मतलब इनकी बहन भी थी, विजयलक्ष्मी पंडित जी इनकी बहन हुआ करती थी। ठीक है, तो इतना याद रखना है। फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी का नाम गांधी क्यों बदल गया?
क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की शादी होने वाली थी तो यहाँ पे जिनसे इनकी शादी हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उनको अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्टेड नेम गांधी रखा था उन्होंने। तो उनसे शादी होने के बाद इंदिरा गांधी जी नेहरू से गांधी हो गए। इनका नाम प्रियदर्शिनी था, बचपन में इनको प्रियदर्शिनी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इंदिरा गांधी की ही पूरी फैमिली ने आज तक कांग्रेस में राज किया है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की फैमिली सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आई। फिर राजीव गांधी के पुत्र और पुत्री, पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी। तो एक बहुत बड़ी डिनेस्टी थी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पहले से ही शुरू हो चुकी थी। माना जाता है क्योंकि ये कश्मीरी पंडित थे, नहर के बगल में रहते थे, इसीलिए इनका नाम नेहरू था। ठीक है, तो नहर के बगल में रहा करती थी इनकी पूरी फैमिली, इसीलिए नेहरू के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म मैंने आपको बताया, पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख वकील और राजनीतिक व्यक्ति थे। नेहरू ने भारत में अपनी शिक्षा प्राप्त की और बाद में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में कानून की पढ़ाई की। 1912 में भारत लौट के आए और वकालत की शुरुआत की। 1916 में कमला नेहरू से उनका विवाह हुआ। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हुए। राजनीति में वास्तविक प्रशिक्षण के साथ 2 साल बाद 1919 में वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि ऐसी स्थिति में एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थे महात्मा गांधी। उस समय महात्मा गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था। नेहरू गांधी के सक्रिय लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन के प्रति प्रभावित और आकर्षित थे। इसके अलावा यहाँ पे लगातार इनकी जो छवि बनी, ये छवि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गई। 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार हुए। 23 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। इसी समय पीएम पद के लिए भी चुने गए। पहले आम चुनाव के बाद मई में नई सरकार बनी। चाउ एन लाई ने भारत का दौरा किया था 1954 में। नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। 1957 में दूसरे आम चुनाव के बाद अप्रैल में इन्होंने फिर से नई सरकार बनाई। 51 में एक चुनाव हो चुका था, 57 में भी हुआ। 1962 में तीसरे आम चुनाव के बाद अप्रैल में नई सरकार बनी और चीन ने हमला किया और 1964 में 27 मई को इनका नई दिल्ली में निधन हुआ। हालांकि ये माना जाता है जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 रीज़न्स की वजह से इनका निधन और जल्दी हो गया। पहला रीज़न ये था कि इंडो चाइना वॉर, पहला तो रीज़न ये था कि इंडो चाइना वॉर की वजह से, जिसको ये अपना दोस्त मान रहे थे, चीन को हम बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, इसके बावजूद चीन ने हम पे हमला किया और तब जब जवाहरलाल नेहरू भारत में नहीं थे। इसके अलावा 1947 में जब पीओके का क्षेत्र पाकिस्तान के पास चला गया इलीगली तरीके से और इन्होंने इस बात को विश्व मंच पर रखी तो इसे विवादित घोषित कर दिया गया, जबकि पूरी तरह से ये भारत के हित में आना चाहिए था। इसी वजह से इनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा बढ़ गया और इनका देहांत समय से और पहले माना जाता है हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी के अंतरिम जो सरकार बनी थी 1946 में, नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को कैबिनेट मिशन के आने से पहले जेल से रिहा कर दिया गया था। सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करनी थी। फिर उसके बाद योजना के कारण प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए जहां कांग्रेस को बहुमत मिला। निर्वाचित विधानसभा सदस्यों ने फिर संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया। कांग्रेस की विधानसभा में हावी होने के कारण नेहरू को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 16 साल तक पद इन्होंने ग्रहण किया। ब्रिटिश शासन की अंतिम चरण के दौरान अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेहरू 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के डोमिनियन के प्रधानमंत्री बने। डोमिनियन का क्या मतलब होता है? डोमिनियन का मतलब होता है कि भले ही ये अलग सा एक प्रोविंस स्टेट दिखने लगा हो इंडिया, बट इसकी लॉयल्टी अभी भी क्राउन को थी। और उसके बाद जब 1950 में हमारा नया संविधान हुआ, हम डोमिनियन स्टेटस से फिर रिपब्लिक बन गए थे। 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने के बाद भारत एक गणराज्य बना। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनके नेतृत्व में देश की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य को आकार दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने 1947 से 64 तक अपने कार्यकाल के दौरान विदेश नीति, साथ ही साथ तटस्थता और गुटनिरपेक्षता पर बल देते हुए अपना कार्यकाल निभाया। गुटनिरपेक्षता आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बच चुकी थी, एक थी 2 बाइपोलर वर्ल्ड था, एक थी वेस्ट के साथ यूएसए के साथ और एक थी यूएसएसआर के साथ। हम क्योंकि नए नए देश थे, हम किसी एक गुट का अगर साथ दे देते तो फिर से हम कॉलोनियल स्टेटस में आ जाते।
इस वजह से हमने किसी भी गुट के साथ एक तरह से समन्वय नहीं बनाया। हमने अपने आप को नॉन अलाइंड मूवमेंट का मुख्य प्रचारक धारण होते हुए देखा कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं खड़े हैं, हम शांति और संवाद के लिए खड़े हैं। इससे भारत को एक तटस्थ एवं स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने में सहायता मिली। पंचशील की अवधारणा भी इन्होंने ली थी, जिसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्देशित करना और राष्ट्रों के बीच में शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना। इसने भारत को अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में सहायता की। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हुआ। ये आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं। इनका जन्मदिन 14 नवंबर भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में उत्कर्ष क्लासेस का जो ऐप है, इसने 1.8 करोड़ डाउनलोड्स पूरे कर लिए हैं और इसी के उपलक्ष्य में हम आपको 18% की अतिरिक्त छूट दे रहे हैं हर सिविल सर्विस एग्ज़ाम के किसी भी कोर्स पे। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस कोड को ट्राई करिएगा UC18 और ऑफ़र यहाँ पे केवल सिर्फ 15 नवंबर तक है। ये भी हमें जानना है। गूगल प्ले या फिर ऐप स्टोर से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उन्होंने 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और इसके महासचिव के रूप में कार्य किया। 1929 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।